नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। इस शो के जरिए हम कोरोना से जुड़े नए रिसर्च और अध्ययन आप तक पहुंचाते हैं। देश विदेश के जाने माने एक्सपर्ट से बात करके बताते हैं कि किस तरह से ये बीमारी बदल रही है और आपके लिए ये जानना जरूरी है कि क्या अफवाह है, क्या हकीकत, ताकि आपको पता हो कि और कौन सी सावधानियां जो हैं वो बढ़ती जा सकती हैं और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आपके सवालों के जवाब भी देंगे हमारे एक्सपर्ट। तो आज के हमारे न्यूज मेकर ऑफ द डे हैं डॉक्टर अमितेश आनंद, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से हमारे साथ जुड़ेंगे वो कुछ देर में। तो अब हम रुक करते हैं आज की हमारी टॉप स्टोरी का, जो पुणे से आ रही है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट पर एक गंभीर आरोप लगाया गया है। एक प्रतिभागी जिन पर वैक्सीन का ट्रायल हुआ, उनका आरोप है कि उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोविशील्ड वैक्सीन के परीक्षण में भाग लेने वाला ये व्यक्ति चेन्नई का रहने वाला है, जिसकी उम्र 40 वर्ष है। इन्होंने कहा है कि उन्हें गंभीर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन्हें साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ने इस व्यक्ति के आरोपों को खारिज कर दिया है, उन्हें दुर्भावनापूर्ण और गलत बताया है और उनके ऊपर 100 करोड़ का मानहानि का दावा भी करने जा रहा है इंस्टीट्यूट। कल शाम को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एनडीटीवी को दिए अपने बयान में कहा कि ये जो भी स्थितियां उनकी पैदा हो रही हैं वो उनकी अपनी स्थितियां हैं, जो मेडिकल कंडीशन है उनसे हमको सहानुभूति है, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उनका वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। जो वैक्सीन ट्रायल है उससे उनकी स्थिति का कोई लेना देना नहीं है। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ गई हैं डॉक्टर अनीता रमेश चंद्रा, क्लिनिकल ट्रायल्स की विशेषज्ञ हैं, सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर अनीता, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। ये जो खबर आई है डॉक्टर अनीता कि पुणे के जो सीरम इंस्टीट्यूट है उस पर एक चेन्नई के जो व्यक्ति हैं जिन पर ट्रायल किया गया था वैक्सीन का, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से ट्रायल्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसके पहले भी वैक्सीन का जो ट्रायल्स था उनको रोका गया था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये आरोप लगाया है कि वैक्सीन के बाद उन्हें कई प्रॉब्लम्स हो रही है, खासकर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है। Yes, ये है क्या होता है एक दो आई वांट टू टेल यू समथिंग बिफोर वी गो टू दिस। या क्लिनिकल ट्रायल में होता है कभी कभी सीरियस एडवर्स रिएक्शन बोलते हैं, SAE होता है। इस किसी को भी, मरीज को भी कभी भी हो सकता है। ये ट्रायल की दवा से भी हो सकता है और दूसरा कारण से भी हो सकता है। सो ये प्रोविजन सब क्लिनिकल ट्रायल में ड्रग्स बोलिए और वैक्सीन बोलिए इसमें इनकॉर्पोरेटेड। और हम लोग जब ये ट्रायल शुरू करते हैं हम लोग कंसेंट ले लेते हैं कि होने का संभावना है, कि हमको भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं, बट होगा। अगर दवा से होगा तो कंपनी आपको हेल्प करेगा ठीक होने में। देयर आर सम क्लॉज इन एनी ट्रायल, सो आई डू मेनी ट्रायल्स इन इंडिया, सो आई एम क्वाइट फेमिलियर। सो यही तरह के वैक्सीन ट्रायल में भी ऐसे करके हुआ। नाउ ये जो हुआ है चेन्नई में हुआ है, SRMC में 1 अक्टूबर में एक आदमी को, ही वाज 40 इयर्स ओल्ड, वैक्सीन देने के बाद थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा ब्रेन प्रॉब्लम हुआ। बट अभी ये अगर हुआ, इसमें इसको भी SAE बोलते हैं, सीरियस एडवर्स रिएक्शन। बट हमको ये पता नहीं है वैक्सीन से हुआ कि दूसरा कारण से हुआ। अभी इन्वेस्टिगेशंस चल रहा है जानने के लिए क्या कारण है। बट इन द मीन टाइम वो पेशेंट अभी केस फाइल कर चुके हैं एंड सीरम इंस्टीट्यूट भी दोबारा उल्टा केस फाइल चुके हैं। बट हम लोग को वेट करना है जानने के लिए ये वैक्सीन से हुआ है कि और दूसरा कारण से हुआ है। that is the news and that is what is going on अभी and एक क्लिनिकल ट्रायल में भी ये काफी हो सकता है, मरीज का साथ कुछ भी हो जाएगा, ट्रायल से कोई संबंध नहीं है। सो हमको सही ढंग से जानना है व्हाट इज द करेक्ट थिंग। जी, लेकिन क्या डॉक्टर अनीता आपने भारत में इस तरह के दूसरे मामले भी देखे हैं? क्योंकि यहाँ पर तो जो जिनके ऊपर टेस्ट किया गया है वो सीधे लीगल नोटिस दे रहे हैं और वो यहाँ पर मुआवजा भी मांग रहे हैं 5 करोड़ का SII से। तो क्या इस तरह के और भी मामले आपने सुने हैं भारत में? यस, भारत में नहीं, हम एनी ट्रायल में भी हो सकता है, बट जो ट्रायल्स का रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें क्लॉज है। बट हम आई वुड डू लॉट ऑफ कैंसर ड्रग्स का ट्रायल करते हैं, सो उसमें इतना बड़ा तक कभी गया नहीं है हमने जो ट्रायल्स किया है इंडिया में। बट जिस वैक्सीन है, अभी पैंडेमिक चल रहा है इसलिए थोड़ा हाइप में बढ़ गया है। बट डेफिनेटली वो कंसेंट फॉर्म में लिखा है कि हम लोग ज्यादा नहीं कर सकते, साइड इफेक्ट्स है। वो जब वैक्सीन लिया है हम मरीज साइन करते हैं, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग। सो
उसी हिसाब से इतना नहीं होता है तो इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल्स में, बट हुआ कुछ कुछ नया नया दवा में हुआ, डॉक्टर अनीता ऐसे यहाँ पर ये सर्वाइकल भी वैक्सीन, जी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन में हुआ था ऐसे करके वैक्सीन ट्रायल इंडिया में स्टॉप हो गया, बट बिल्कुल बाद में देखा गया जो मरीज का डेथ हुआ वो वैक्सीन से नहीं डेथ हुआ, और दूसरा कारण से डेथ हुआ। सो उसके बाद एवरीथिंग गॉट रिवर्टेड। सो इसी में भी जानना है किस लिए प्रॉब्लम हुआ, शायद वैक्सीन से नहीं होता। बिल्कुल। So, आप जानने कह के रहे हैं बाद कि ही हम लोग जानना है डिसीजन। डॉक्टर अनीता, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठेगा कि जिन लोगों के ऊपर टेस्ट किए जा रहे हैं, जिनके ऊपर वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनमें भी थोड़ा सा डर पैदा होगा और आम लोगों में भी थोड़ा डर पैदा हो सकता है Yes. वैक्सीन की सेफ्टी को लेकर। यस, आपने ठीक कहा है, बहुत एक मेंटल स्ट्रेस पड़ता है, मेंटल हैरेसमेंट भी होता है कि हम लोग सब कोई डर जाते हैं मामूली आदमी को कि अगर ये वैक्सीन लेने के बाद हमको अगर न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम हो जाएगा तो क्या करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत मरीज को लिए, वॉलंटियर्स के लिए, और आने वाले दिन में जब हम नॉर्मल पीपल को वैक्सीन देंगे उसी समय डर हो जाएगा। यस, ये हमारे पहले सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन में हुआ था और उसके बाद ICMR क्लियर कर दिया है वैक्सीन के वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी वो वैक्सीन इंडिया में चल रहा है, अभी भी आदमियों के बीच में दर्द होता है, हम लेंगे कि नहीं ये सर्वाइकल कैंसर अगर कुछ हो जाएगा। सो उसी तरह का ये वैक्सीन में भी वैसे करके थोड़ा हम सबके अंदर डर हो गया, क्या होगा क्या होगा। आप ठीक बताया है, ये बहुत बिग मेंटल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल इशू, साइको सोशल इशू ऑल्सो। जी डॉक्टर अनीता, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर डॉक्टर अनीता का कहना है कि अभी देखना होगा कि किस तरह के साइड इफेक्ट्स हैं और उनकी वजह क्या है। इसके लिए अभी जांच और होगी, मेडिकली जांच होगी उसके बाद। तो सीरम इंस्टीट्यूट से जो खबर आई वो कहीं ना कहीं वैक्सीन के बनने को लेकर भी कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये कि क्या वैक्सीन बनाने की जो जल्दबाजी हो रही है उसके चलते कहीं वैक्सीन की गुणवत्ता या सुरक्षा से समझौता तो नहीं किया जा रहा है। लगातार वैक्सीन के अलग अलग चरणों में ट्रायल चल रहे हैं, तो सवाल ये भी है कि जो ट्रायल का सैंपल साइज है उसको लेकर विशेषज्ञों का क्या कहना है, कहीं वो कम तो नहीं है। तो वैक्सीन से जुड़े ऐसे कई सवालों का जवाब लेकर हमारे साथ कैलिफोर्निया से जुड़ रहे हैं डॉक्टर अमितेश आनंद, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। डॉक्टर अमितेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, वैक्सीन का इंतजार जो है वो यहाँ पर बेसब्री से हो रहा है। सब यही पूछते हैं कि वैक्सीन जो है वो कब आएगा। वैक्सीन बनने में सालों का वक्त लग जाता है, यही हम सब आज तक सुनते आ रहे हैं। तो कोरोना के बढ़ते खतरे के चलते जो वैक्सीन को लेकर जल्दबाजी हो रही है, कहीं उसमें सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रही? डॉक्टर साहब, हम ये जरूर जानना चाहेंगे। जरूर, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं अप्रैल मई के आसपास कहीं भी आंसर कर रहा था तो लोग मुझसे यही पूछ रहे थे कि वैक्सीन कितनी जल्दी आएगा, और उस समय लोग ये चाह रहे थे कि अगस्त से लेके अक्टूबर नवंबर तक ही वैक्सीन आ जाए। और मैं उस समय भी ये समझाता था कि वैक्सीन के डेवलपमेंट का एक प्रक्रिया होता है और उसको पूरी तरीके से करना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम किसी भी तरीके से उसके सेफ्टी के एस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज ना करें। खास करके आप जानते हो कि वैक्सीन एक प्रिवेंटिव मेथड होता है। हम वैक्सीन हेल्दी लोगों को लगाते हैं, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि जिनके अंदर वो वायरस आया भी नहीं था और शायद कभी आता भी नहीं, उनमें हम वैक्सीन की वजह से कोई साइड इफेक्ट डाल दें। तो इसीलिए इसके जो सेफ्टी जो ट्रायल्स होते हैं उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। और मैं आप सबों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि अभी के भी प्रक्रिया में सेफ्टी ट्रायल्स को किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। इसमें देखिए, वैक्सीन को डेवलपमेंट के जो 2-3 फैक्टर्स होते हैं। एक होता है साइंटिफिक फैक्टर कि हम कितने जल्दी वैक्सीन को डिजाइन करते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इशू आता है कि उस वैक्सीन को ट्रायल के लिए कितनी जल्दी परमिशन मिलता है। तो यहाँ पे बहुत रैपिड पेस पे काम किया गया है। हैट्स ऑफ टू द साइंटिफिक कम्युनिटी। ये जो वैक्सीन को डिजाइन किया गया है, खास करके जो मॉडर्ना का जो वैक्सीन है उसको 2 दिन में डिजाइन किया गया। इसी तरीके से जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन था उसको भी विद इन वीक्स डिजाइन किया गया है। तो जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उन्होंने रिवॉल्यूशनरी पेस पे काम किया है। तो वो एक फैक्टर था जिसने कि जो एक टाइम गैप होता है उसको छोटा किया। साथ ही साथ जो सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जो मतलब वैक्सीन को लैब से ट्रायल में लाते हैं, वो बहुत रैपिड पेस पे साथ में काम कर रहे थे। तो इस वजह से हम लोग जल्दी से जल्दी ट्रायल को स्टार्ट कर पाए। और फेज 1 और फेज 2 जो होता है उसको कई जगहों पे मर्ज कर दिया गया, क्योंकि वैक्सीन के ट्रायल के बहुत सारे फेजेस होते हैं। तो जैसा कि कोविड-19 एक बहुत मेजर थ्रेट हमारे सामने है, हमारे पास टाइम नहीं है। अगर आप किसी वैक्सीन एक्सपर्ट से या वैक्सीन डेवलपर से कहिए कि आपको कितना टाइम चाहिए, तो वो आपसे कम से कम 2 साल या फिर उससे भी ज्यादा का टाइम मांगेंगे। लेकिन हम अभी उस सिचुएशन में है नहीं कि हम मतलब 5 साल ले लें वैक्सीन को डेवलप करने में। तो इसीलिए हम वो पूरी कोशिश कर रहे हैं जिससे कि इस वैक्सीन को जल्दी से जल्दी लाया जा सके। तो सेफ्टी ट्रायल को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है।
जी डॉक्टर साहब, दुनिया भर में अरबों लोगों को ये वैक्सीन दिया जाना है, ट्रायल चल रहा है। क्या इस तरीके के वैक्सीन का ट्रायल सैंपल इतना ही होता है या ज्यादा होता है? अगर कम है तो क्या एफिकेसी पे कोई फर्क पड़ता है? ये आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये मुझे एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेरित कर रहा है। हम अभी एफिकेसी की बात कर रहे हैं। एफिकेसी से भी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है इफेक्टिवनेस। एफिकेसी जो टर्म होता है, जैसा कि आपने बताया कि ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है उस पे बेस्ड होता है। जितने भी वॉलंटियर्स को हमने रिक्रूट करा है, उनको जो डोजेस दिए जा रहे हैं, ये सारे डोजेस बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में प्रिपेयर किए गए हैं और इसको स्टोर बहुत अच्छे तरीके से एक पर्टिकुलर जगह पे किया गया है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सेफली किया गया है और जो इंडिविजुअल्स, जो एक्सपर्ट्स इसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, वो वैक्सीन के एक्सपर्ट्स हैं। तो अभी आप जो डेटा देख रहे हो एफिकेसी का, ये बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट का डेटा है और यही वजह है कि अभी जो आप नंबर देख रहे हो बहुत हाई है, 90%, 95%। जो मोर प्रैक्टिकल नंबर होता है, जो मोर प्रैक्टिकल पैरामीटर होता है, वो इफेक्टिवनेस का होता है। ये तब आता है जब आपका वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट होता है ग्लोबली, जब आपका वैक्सीन स्टोर किया जाता है अलग अलग फैसिलिटीज में, जब आपके वैक्सीन को एडमिनिस्टर करते हैं बहुत सारे दूसरे दूसरे लोग। फिर ये देखा जाता है कि उस रियल वर्ल्ड सिचुएशन में आपका जो वैक्सीन है वो कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है और वो हमारा इफेक्टिवनेस होता है। अब इफेक्टिवनेस का डेटा जब हमारे पास आएगा, जो कि फ्यूचर में डेफिनेटली आएगा, वो डेटा ऑब्वियसली 90-95% नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। लेकिन उससे डिसअपॉइंट होने की बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको एक बहुत सक्सेसफुल वैक्सीन का एग्जांपल दूं, जो कि इन्फ्लुएंजा के लिए यूज किया जाता है, जिसको हम कॉमनली फ्लू शॉट कहते हैं, तो फ्लू शॉट का जो इफेक्टिवनेस का नंबर होता है, वो समवेयर 20% से लेके 60% के बीच वेरी करता है। इसके बाद भी फ्लू शॉट को एक बहुत सक्सेसफुल वैक्सीन माना जाता है और उसको बहुत इनकरेज किया जाता है लोगों को लेने के लिए। जी डॉक्टर साहब, अगर पोस्ट कोविड समस्याओं की बात करें तो किसी को न्यूरो प्रॉब्लम हो रही है, किसी को लंग्स में समस्या आ रही है, क्लॉटिंग जैसी दिक्कतें भी कहीं कहीं देखने को मिली है। उसे आपकी मेडिकल फ्रेटर्निटी जो है वो किस तरीके से देख रही है? देखिए, पोस्ट कोविड सिम्टम और को जो देखने के लिए जो होगा, उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये वायरस जब हमारे बॉडी में आता है तो हमारे बॉडी को दो तरीके से नुकसान होता है। पहला तो ये वायरस एक्टिवली हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा क्या होता है कि इस वायरस के रिस्पॉन्स में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। वो कोशिश करता है इस वायरस को हराने की, इसके अगेंस्ट फाइट करने की। और जिस केस में हमारा इम्यून सिस्टम सक्सेसफुल होता है, वहां पे धीरे धीरे वो डिजीज पूरा कम हो जाता है और वो रिकवर कर जाते हैं, या फिर शायद उनमें वो डिजीज होता भी नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स फाइट कर रहा होता है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो ऐसे केस में क्या होता है कि थोड़ी सी इम्यून रिस्पॉन्स में सेंस ऑफ डेस्परेशन आती है। तो वो जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो और ज्यादा एक्टिव हो जाता है और ज्यादा विग्रस हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाने लग जाता है। तो मैं दोबारा फिर से यही कहूंगा कि वो जो केसेस होते हैं वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक होते हैं। उन इंडिविजुअल्स में दूसरे क्या हेल्थ इश्यूज हैं, उनका जीनोटाइप कैसा है, वो किस तरह के इन्वायरमेंट में है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। और उसका डेटा अभी बहुत लार्ज सेट में नहीं आया है, वो धीरे धीरे हमें पता चलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो जो जिन केसेस की आप बात कर रहे हो वो थोड़े रेयर केसेस में आते हैं, वो बहुत कॉमन केसेस नहीं हैं। बिल्कुल, तो सबकी बॉडी और सबकी बॉडी का इम्यून सिस्टम, इस सबसे भी बहुत कुछ पोस्ट कोविड के जो सिम्टम है वो मैटर करते हैं। इधर सीरम इंस्टीट्यूट पर डॉक्टर साहब आरोप लगाए गए हैं। आप जानते हैं, ये बड़ी खबर है आज की कि वैक्सीन के जो पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने बोला है कि वैक्सीन के ट्रायल के बाद उन्हें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ऐसी खबरें भी लोगों पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालती हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस खबर पर? इस इशू पे मेरा रिएक्शन ये होगा कि हमें ये समझने की जरूरत है कि हर वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता है। वो साइड इफेक्ट कितना सीवियर होता है और कैसा होता है, ये मैटर करता है। और वैक्सीन का साइड इफेक्ट होना नेगेटिव नहीं होता है। आप ये देखिए कि अगर मुझे आज एक फ्लू शॉट लगता है, तो फ्लू शॉट के रेस्पॉन्स में क्या होता है कि हमें हमारे बॉडी में थोड़ा सा फीवर डेवलप होता है, साइट ऑफ इंजेक्शन पे थोड़ा सा पेन होता है, थोड़ा रेडनेस आता है। ये जो साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं, जिनको कि मुझे एक तरीके से साइड इफेक्ट कहना भी नहीं चाहिए, ये एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है, क्योंकि ये बताता है कि आपके बॉडी ने उस वैक्सीन को आइडेंटिफाई कर लिया है और उस वैक्सीन के रिस्पॉन्स में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, जो कि एक तरीके से आपको अश्योर करता है कि अगर फ्यूचर में वो वायरस आता है तो आपका बॉडी तैयार होगा उससे फाइट करने के लिए। तो ये एक नॉर्मल साइड इफेक्ट की बात होती है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे देखे गए हैं, इन पास्ट ऑक्सफोर्ड के केस में भी देखा गया था, अभी सीरम इंस्टीट्यूट के साथ लेके जो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जा रहा है उस केसेस में भी है।
यहाँ पे एक दो इंडिविजुअल्स में जो सिम्टम्स आए थे जो कि थोड़ा एक्सपेक्टेड से ज्यादा सीवियर थे, और इन पास्ट ऐसा कुछ होने पे वैक्सीन ट्रायल को वहीं पे हॉल्ट कर दिया गया था, जो कि आप लोगों ने न्यूज में चलाया भी होगा। उस वैक्सीन ट्रायल को उसमें रोक दिया गया था। उसके बाद उस इंडिविजुअल को प्रॉपरली चेक किया गया था, पूरा इन्वेस्टिगेशन किया गया था कि वो जो साइड इफेक्ट था क्या वो वैक्सीन की वजह से था या फिर वो इंडिविजुअल कुछ ऐसे हेल्थ रिस्क में थे जिसकी वजह से उनमें वो आया है। और अभी तक का जितना भी इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आया है उसमें कहीं भी ये नहीं पाया गया कि वो जो सीवियर साइड इफेक्ट्स थे वो वैक्सीन की वजह से थे। तो ये बहुत ही अश्योरिंग बात है कि वैक्सीन इटसेल्फ कोई बहुत मेजर साइड इफेक्ट नहीं कॉज कर रहा है। जो भी साइड इफेक्ट्स वैक्सीन के देखे जा रहे हैं वो एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स हैं जो कि होने चाहिए, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो बॉडी है वो उस वैक्सीन को आइडेंटिफाई कर रहा है, उसके रिस्पॉन्स में इम्यून एक्टिविटी जनरेट कर रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमितेश आपका हमसे जुड़ने के लिए। कैलिफोर्निया से डॉक्टर अमितेश हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने खास जानकारी जो दी वो ये कि वैक्सीन भले ही जल्दबाजी में बन रहा हो लेकिन उसकी क्वालिटी से या उसकी सेफ्टी से किसी भी तरह का कोई समझौता जो है वो नहीं हो रहा है, यानी कि वो पूरी तरह से सेफ होगा। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके सवाल होंगे और हमारे एक्सपर्ट के जवाब। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम दर्शकों के सवाल लेते हैं और हमारे साथ खास मेहमान होते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर विकास मौर्य हैं, हेड पल्मोनोलॉजी हैं, वो फोर्टिस हॉस्पिटल के यहाँ पर। और हमारा पहला सवाल जो है वो प्रियंका पूछेंगी इंदौर से। अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग हों तो परिवार के सदस्य जो बाहर आते जाते हैं उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, जैसे कि हर बार ये कहा गया है कि अगर कोई बाहर से कोई आ रहा है या बाहर कोई जा रहा है तो उसको मास्क पहन के जरूर जाना है। मास्क जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा है बाकी जिन देशों ने कंट्रोल कर पाए हैं वो मास्क से ही कंट्रोल कर पाए हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट होता है हैंड हाइजीन। तो हमें जब भी हम बाहर से आ रहे हैं हमें आते अपने हाथ वगैरह धोने हैं, चाहे वो पानी से धोएं, साबुन से, और या फिर आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, जब बाहर जा रहे हैं एक फिजिकल डिस्टेंसिंग अपना एक मेंटेन करके रखना है, और जिस काम के लिए बाहर जा रहे हैं वो काम करके सीधा अपने घर पर आ जाएं और अपने घर में पूरा सैनिटाइज करके हाथ वगैरह धो के और मास्क को साइड में जहां पे रखने की जगह है वहां रख के, और फिर आप अपने जो भी घर में है उनसे बात वगैरह कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा देर आप बाहर बिता रहे हैं तो हो सकता है कि आप घर में आके अपने कपड़े वगैरह भी धो सकते हैं। तो इससे हमें उनको, बुजुर्गों का और बच्चों का हमें ध्यान रख पाएंगे और उनको इन्फेक्शन से बचा पाएंगे। जी, दूसरा सवाल यहाँ पर औरंगाबाद से राजश्री हैं, वो पूछेंगी। मेरा प्रश्न ये है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण में लोग उतना ही ज्यादा ठेले वालों से और खोमचे वालों से खा रहे हैं, तो क्या ये सेफ है? देखिए, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है। तो वो हमने देखना ही है कि अगर जब केसेस बढ़ रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमने बाहर जब भी जा रहे हैं, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, हमें मास्क वगैरह का यूज करना है। बट अगर आप बाहर जाके खाएंगे तो आपको मास्क हटाना ही होगा, तब उसमें आपके पास ये संक्रमण होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं या बाकी कोई भी है, चाहे हाई रिस्क ना भी हो, क्योंकि वो बाहर जाएंगे, ठेले के पास जाएंगे और खाना वगैरह खाएंगे या कुछ भी करेंगे, मास्क उनको हटाना होगा। तो इस वक्त जैसे कि हम देख रहे हैं दिल्ली में इतने ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि वो आप उसको अवॉइड करें, क्योंकि वहां पे जाके आपको मास्क हटाना पड़ेगा और आपको संक्रमण होने का खतरा हो सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद है हमारे दर्शकों को इन सभी जानकारियों से फायदा होगा और उम्मीद करते हैं इस वक्त जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, बाजारों में जाने के लिए मना किया जा रहा है, भीड़ से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, तो इस तरह की सावधानियां आप भी बरतेंगे। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।